नमस्कार, मैं रुपेश। अभिवृद्धि और विकास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों में कॉमन रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो EMRS के एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसी भी स्टेट का अगर आप कोई TET दे रहे हैं, CTET देने वाले हैं, S-TET या UP TET, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम, क्योंकि ये साइकोलॉजी का एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है। अब तक हम इसमें 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इन 8 वीडियो में हमने बेसिक में अभिवृद्धि विकास की बात की है, आनुवंशिकी और वातावरण की भी हमने चर्चा की है और इसमें हमने अब तक शारीरिक विकास, गामक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट की चर्चा की है। आज हम इसको बिल्कुल बुक के पैटर्न पर रखने वाले हैं, क्योंकि अपनी जो ग्रेड 1, 2, 3 की जो तीनों बुक्स आ चुकी है मार्केट में, उन तीनों बुक्स का जो ये कॉमन चैप्टर है और इसमें इसी पैटर्न पर हम चलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा, जैसे अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से बिल्कुल इसको रिलेट कर पाएंगे क्लास को। अब आप वीडियो देखकर पढ़ें या पढ़कर वीडियो देखें, ये आपकी चॉइस है। आज हम शुरू करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से। कई बार संवेगों की विशेषता पूछ ली जाती है कि संवेगों में कौन सा गुण पाया जाता है, या संवेगों के बारे में सत्य असत्य पूछ लिया जाता है। सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों का भी कभी कभी प्रश्न बन सकता है और वो देखते ही पता चल जाता है कि नेगेटिव इमोशन, क्योंकि हम सब सामाजिक, हम सब इमोशनल बीइंग हैं, हम सब संवेगात्मक प्राणी हैं। तो हम सारे इमोशंस फील करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी फील करते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी फील करते हैं। तो हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा इसमें ब्रिजेस के बारे में भी कभी कभी सवाल आया हुआ है। मूल प्रवृत्ति और संवेगों के रिलेशन या उनके मिलान का भी प्रश्न आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकें। तो शुरुआत करते हैं इमोशन से। इमोशन जो वर्ड है हिंदी में, उसके लिए हम संवेग यूज करते हैं, और फीलिंग जो वर्ड होता है उसके लिए भाव वर्ड यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना है। इमोशन जो है वो लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। इमोवियर, इमोवियर का मतलब होता है उत्तेजित होना या टू एक्साइट, यानी ये एक प्रकार से हमारी एक्साइटमेंट की स्टेज है या हमारे उत्तेजित होने की अवस्था को बताने के लिए इस इमोशन वर्ड को यूज किया जाता है। तो इसके वर्ड का ही मतलब उत्तेजित होना है। तब एक बात तो हम डैम श्योर कह सकते हैं कि संवेग जो है वो प्राणी की उत्तेजित अवस्था है। अब वो चाहे संवेग पॉजिटिव हो और चाहे संवेग नेगेटिव हो, whatever be the type of emotion, there will be, or I can say there must be excitement in the organism. organism का मतलब प्राणी, क्योंकि इमोशन तो मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में भी पाए जाते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। एक फेमस कोट है इंग्लिश एंड इंग्लिश का। इंग्लिश और इंग्लिश कहते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है। जटिल भाव का मतलब है इट्स ए कॉम्प्लेक्स फीलिंग। क्या है ये? स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फीलिंग, यानी मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई कह रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक इतना जटिल होता है, इतने अंदर शारीरिक चेंजेस आते हैं, इतने कुछ चेंजेस अंदर आते हैं, कुछ चेंजेस बाहर आते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कोई आपको कहे कि मुझे साइकिल चलाना आता है, आप बोलो कि कैसे चलाते हो, तो वो बोलता है कि मैं चला के दिखा दूंगा। इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसे ही इमोशन को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऐसे होता है, कोई कहे कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, बस मैं महसूस कर सकता हूं रसगुल्ला कितना मीठा। अब कैसे समझाओगे उसको? बोले कि भी खा लो और महसूस कर लो, है ना। तो खा के तो पता लगा देंगे कितना मीठा, कितना मीठा, खा के खाएंगे तो पता चलेगा। तो इमोशन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनको वर्ड में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फीलिंग, जिसमें कुछ खास शारीरिक और ग्रंथीय क्रियाएं होती है।
ग्रंथीय का मतलब है कि हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका और हमारी शारीरिक क्रियाओं का कॉम्बिनेशन होता है। किसमें? हमारी इमोशन में। तो संवेगों को हम एक जटिल अवस्था कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्टेट इसको हम कह सकते हैं, जिसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है। जैसे हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। फिल्मों में ही नहीं होता कि जिया धड़क धड़क जाए, या हमेशा ऐसा होता है। कोई भी आपका इमोशन हो, आप बहुत खुश है या आपको कोई निराशा आपके अंदर बैठी हुई है, आपको गुस्सा आ रहा है, या आप किसी के प्रति स्नेह का या आप किसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हृदय की धड़कन में परिवर्तन आता है। सामान्यतः ये बढ़ती है, तो हृदय की धड़कन में परिवर्तन आता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, वो बढ़ जाता है। सांस लेने की जो दर है वो चेंज होती है। और हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो हार्मोन एक्सक्रेट होता है, जो हार्मोन स्रावित होता है, उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। मुन्ना भाई में वो बोलता है ना, केमिकल लोचा। तो इस केमिकल लोचा का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस तो हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ ही तो हैं। और वो जब बॉडी के अंदर एक्सक्रेट होते हैं, जब बॉडी में आते हैं, तो वो हमारे इमोशंस में, हमारे मूड में परिवर्तन ले आते हैं। और बाहरी प्रतिक्रियाएं भी होती है। जैसे अगर आप खुश हैं, कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसका मतलब कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनको यू कांट हाइड। वो आपके चेहरे पर, वो आपके शरीर की मुद्रा में आ जाते हैं। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, अगर सामने वाले की नजरें पार की हैं, तो वो आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं। पुराने लोग कहते हैं ना, बेटा हमने उसका चेहरा देखते ही समझ गए थे कि ये कैसा है। क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसके कारण जो परिवर्तन आते हैं, वो बॉडी के अंदर भी आते हैं और हमारे फेस पर भी, यानी हमारी बॉडी के पोस्चर पर भी आते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ाते समय उसके पोस्चर को देखकर पता चल जाता है कि इसके अंदर पढ़ाने का कॉन्फिडेंस है या नहीं है। बच्चे की एग्जाम हॉल में उसकी बैठने की स्थिति को देखकर यह पता लग जाता है कि कितनी और कैसे तैयारी करके आया है। आंख, नाक, मुंह, वाणी, हाथ, पैर आदि में परिवर्तन होते हैं। जब आप गुस्सा दिखाते हैं, आपकी भौहें तन जाती हैं, या आपके जो चेहरे हैं यहाँ पे ललाट में आपके सलवटें पड़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है, जैसे बाहर कूदने वाली हैं। बहुत सारे अलग अलग इमोशन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं। संवेग एक आत्मनिष्ठ अनुभूति है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव फीलिंग। आप ऑब्जेक्टिव रूप से ऐसा फील नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव का मतलब, जैसे अगर कोई आपको एक सिचुएशन में डाले जिसमें मान लीजिए क्रोध आता हो, दो लोग बैठे हैं, तो दोनों को समान क्रोध आए, नहीं, आवश्यक नहीं। एक ही बात पे दो लोगों को समान खुशी हो, आवश्यक नहीं। इमोशंस आर पर्सनल का मतलब होता है ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, ये पर्सन सेंटर्ड होते हैं। हर व्यक्ति के अपने भाव होते हैं। एक ही चुटकुले से एक थौ के मार के हंस रहा है, एक हल्की सी स्माइल पास करके कह रहा है ठीक है, हो गया। हमेशा इमोशंस जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ तरीके से मापन नहीं किया जा सकता। ये तो बस थोड़ा बहुत अपने शब्दों में फील किया जा सकता है या बताया जा सकता है। तो संवेग हमेशा ही आत्मनिष्ठ अनुभूति होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग होते हैं। और इनके तीन आयाम होते हैं। एक होता है आपका संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, यानी हमें हमारे इमोशंस का ज्ञान हो। जैसे मैं अब खुश हूं, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, या मेरे अंदर अभी आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं आई एम डिलाइटेड, आई एम इन एंजॉयमेंट, मैं जेलस हूं। कोई भी इमोशन जो होता है उसका हमें जब पता होता है तो वो उसका ज्ञानात्मक पक्ष होता है। दूसरा भावात्मक पक्ष, कि हम उसको कैसा फील कर रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव फील कर रहे हैं या हम उसको नेगेटिव फील कर रहे हैं। और तीसरा होता है क्रियात्मक या व्यवहारात्मक, यानी कॉग्निटिव, या आप इसको साइकोमोटर भी कह सकते हैं।
यानी उस व्यवहार, उस इमोशन में हम व्यवहार भी कुछ करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्से में किसी को शाब्दिक हिंसा यानी गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर आप हाथ उठा रहे हैं, तो इसमें तीनों, मुझे गुस्सा आ रहा है ये मेरा नॉलेज है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं ये भावात्मक है, और मैं उसमें किसी के ऊपर हाथ उठा रहा हूं या मैं कोई तोड़ फोड़ कर रहा हूं, या फिर आप जैसे आजकल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो ये एक क्रियात्मक पक्ष होता है। मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पक्ष इमोशन के अलग अलग डायमेंशन या आयाम होते हैं। शॉर्ट में हम इनको याद करने के लिए कह सकते हैं संभाव्य या एबीसी। एबीसी का मतलब अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, इनको आप एबीसी कह सकते हैं। संवेग जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जिनको फील करते हैं हम लोग तो एक सुखद अनुभव हमें मिलता है, वी फील गुड अबाउट दैट। जैसे प्रसन्नता है, आनंद है, ये खुश, जो हमें खुशी प्रदान करें, जो हमारे मूड को पॉजिटिवली हाइट में ले जाए। लेकिन कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे ईर्ष्या है, दुख है, ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति जनित होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जो विलियम मैकडोगल ने जो मूल प्रवृत्तियों का या जो इंस्टिंक्ट का जो सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार मैकडोगल ये कहते हैं कि 14 प्रकार के जो इंस्टिंक्ट होते हैं, आज की क्लास में थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे, इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं 14 प्रकार के, वो जन्मजात होते हैं, इन्नेट होते हैं। और ये हर एक जो इंस्टिंक्ट होता है उससे रिलेटेड एक इमोशन होता है। तो अगर विलियम मैकडोगल की माने तो संवेग जन्मजात होता है। लेकिन क्या संवेग सारे जन्मजात होते हैं? तो ब्रिजेस का मानना है कि सारे संवेग जन्मजात नहीं होते हैं। जन्म के समय बालक में सिर्फ एक्साइटमेंट या उत्तेजना आती है और बाद में उसी उत्तेजना से अलग अलग संवेग निकलकर स्पेसिफिक हो जाते हैं या विशिष्ट हो जाते हैं। एक सामान्य उत्तेजना से विशिष्ट स्पेसिफिक इमोशन बन जाते हैं। लेकिन आज भी ये सर्वमान्य तथ्य है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, कि मुस्कुराते हैं बच्चे के सामने और बच्चा रिप्लाई में जो स्माइल देता है या खुश होने पर कोई बच्चा मुस्कुराता है, ये जेनेटिकली डिसाइड होता है। मतलब कुछ इमोशन सारी जो हमारी विश्व में जो सभ्यताएं हैं सब में समान रूप से पाया जाता है, वो होता है मुस्कुराना, और ये जेनेटिकली होता है। तो कुछ इमोशंस जन्मजात होते हैं और कुछ इमोशंस अर्जित होते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है, मतलब मनुष्य की ऐसी कोई प्रजाति नहीं है, मनुष्य का ऐसे कोई आप कह सकते हैं कि नस्ल नहीं है, या ऐसी कोई कल्चर नहीं है जहां पर इमोशन नहीं पाए जाते। प्रत्येक मनुष्य जो पैदा हुआ है उसके साथ कोई ना कोई इमोशन उसके जीवन में जरूर होता है, और ये इमोशन सार्वभौमिक होने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष में न होकर सभी में पाए जाते हैं। हाँ, इसकी तीव्रता या इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन पाए ये सभी में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका आगे का पार्ट भी डिस्कस करते हैं। संवेगों की अगली विशेषता होती है कि इनमें उत्तेजना होती है। बिल्कुल बिना एक्साइटमेंट के कोई संवेग नहीं होता। संवेग का मतलब ही आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या एक प्राणी की ऐसी अवस्था जिसमें वो उत्तेजित होता है। संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है, यानी उनकी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके अंदर कोई इमोशन होता है, वह इमोशन किसी दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है। आप जब हम आगे समायोजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्राइड के सिद्धांत में एक रक्षा युक्ति आती है, विस्थापन। यानी हम अपने अंदर की जो भावनाएं होती है, हमारे अंदर के जो खास तौर पे जो नेगेटिव इमोशन जैसे क्रोध है, तो उसको हम दूसरों पर विस्थापित कर देते हैं। जैसे विद्यालय का गुस्सा यदि कोई शिक्षक घर जाके अपने बच्चों पे निकाले तो विस्थापन होता है। यहाँ विस्थापन का मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं तो उन इमोशंस को हम दूसरों पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे जनरली आप देखना, मेरा ये साइकोलॉजिकल मेरा जो एक आइडिया है कि जो महिलाएं
जो अक्सर मान लीजिए उनके पति दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं या जॉब में कहीं दूर रहते हैं, तो वो अपना ज्यादातर जो दुलार होता है वो अपनी संतान से ज्यादा लाड प्यार करते हैं। रीजन क्या होता है कि एक व्यक्ति के प्रति जो हमारे इमोशंस होते हैं वो व्यक्ति पास न होने के कारण उससे रिलेटेड इमोशंस जो हमारे पास है, जैसे बच्चे हैं तो उनके ऊपर हम स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे बच्चों के प्रति जो माता पिता का दुलार होता है वो अक्सर उन बच्चों के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे उनके कपड़े, उनके खिलौने, उनके जैसे खाने पीने के बर्तन या उनके जूते चप्पल, सब पे हम सब हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो उससे संबंधित चीजों के प्रति भी हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, उसी समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके कहता है क्या हुआ, तो आपका गुस्सा कई बार उस व्यक्ति पर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी विस्थापन का गुण पाया जाता है। ये हर अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो। ये अलग बात है कि शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वे बहुत अस्पष्ट होते हैं, क्षणिक होते हैं, बहुत जल्दी बदलने वाले होते हैं। बच्चा रोते रोते हंसने लग जाता है, हंसते हंसते रोने लग जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते ये संवेग थोड़े स्थायी होने लगते हैं, फिर बच्चा हो सकता है घंटे 2 घंटे नाराज रह जाए। किशोर अवस्था में ये वापस संवेगों में उतार चढ़ाव बहुत तेज गति से आता है, कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। संवेगों के साथ क्रियात्मक प्रेरणा अवश्य जुड़ी होती है, यानी संवेगों में प्रेरणा का यानी मोटिवेट करने का गुण होता है। अक्सर हमें ज्यादातर जो प्रेरणा मिलती है, जैसे कोई अपन घर परिवार वालों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं उनको बचाने के लिए, या आदमी जी तोड़ मेहनत करता है ताकि वह अपने बच्चों के लिए कुछ घर ले जा सके। ये जो मोटिवेशन हमें मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से भी हम मोटिवेट होते हैं। जिस व्यक्ति के लिए आपके इमोशन जुड़ रहे हैं, तो आप तो चांद तारे तोड़ कर लाने के लिए भी बोल देते हैं। अब आपको पता है चांद तारे तोड़ना कोई आसान काम थोड़ी, लेकिन आप वादा कर देते हैं कि जाओ हम तो आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। तो ये चांद तारे तोड़ने जितनी बड़ी आप रिस्क ले रहे हो, हैं? लोग कलेक्टर बन जाते हैं इसके लिए। ये सब क्या है? एक इमोशन बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। यदि आप डिमोटिवेटेड हो तो अपने इमोशन का सहारा लीजिए, मोटिवेशन आपको अपने आप मिलेगा। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दो लोगों के संवेग एक जैसे नहीं होते, यानी व्यक्तिगत भेद वैसे तो देखो बुद्धि में, व्यक्तित्व में, सीखने में, अभिवृद्धि और विकास में सब जगह पाए जाते हैं। तो इमोशन में भी व्यक्तिगत भेद होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि विकास के जितने भी जो डायमेंशंस हैं सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक संवेग दूसरे संवेग की उत्पत्ति कर सकता है। बिल्कुल, देखिए मेरे कहने का मतलब है जैसे आग जल रही है, अब उस आग से आप घी गर्म कर लो या खाना पका लो, इमोशन को आप एक एनर्जी की तरह समझिए कि एक आपकी उत्तेजित अवस्था है। उस उत्तेजित अवस्था में एक संवेग आ रहा है, अगर उसकी जगह अगर आप दूसरा संवेग ले आओ तो वह संवेग भी प्रदर्शित हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो मूलभूत ऊर्जा चाहिए वो तो उत्तेजना है। अब आप उसको लेबल दूसरा भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप एक इमोशन को फील कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा इमोशन अपने आप डेवलप हो सकता है। उत्तेजना मध्यम स्तर की सही होती है। वैसे तो हम मानते हैं कि संवेग उत्तेजना के बिना नहीं होता, लेकिन उत्तेजना कितनी हो, तो इसके लिए यर्क्स एंड डॉडसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसका आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यर्क्स एंड डॉडसन का एक बहुत फेमस कर्व है जो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल पढ़ा जाता है बढ़िया तरीके से। यर्क्स एंड डॉडसन का मानना है कि उत्तेजना मध्यम स्तर की या मीडियम ही बेस्ट होती है, क्योंकि अगर उत्तेजना का मतलब समझ रहे हैं आप, आपके अंदर आपके जीवन में इमोशंस है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे, और आप इमोशन लेस हैं तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इमोशन के कारण अगर आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो भी आपके डिसीजन लाइफ के गलत होने लग जाएंगे, और आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है तो भी आप किसी काम के नहीं है। तो यर्क्स एंड डॉडसन का ये जो कथन है, ये जो कर्व है, ये क्या कह रहा है कि अत्यधिक उत्तेजना में व्यक्ति विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता है। आप इसको आप एक हमारा जो भारतीय संदर्भ में एक
आपके शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने महाभारत पर जो उनकी रचना उसमें लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी विवेक यानी उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है वो एक प्रकार से हिंडर हो जाती हैं, या फिर उनके अंदर इतना डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है कि व्यक्ति सही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग या निर्णय लेने का काम नहीं कर सकता। और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओवर एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्तेजना। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप अपने जीवन के वो पल याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और उस समय लिए हुए डिसीजन अक्सर गलत हो जाते हैं। ये इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि जब हृदय ऊपर आ जाता है तो ये मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। आप ऐसे समझ लीजिए इस ग्राफ से कि ये ग्राफ है, इसके दो डायमेंशन है। एक तरफ तो हम ले रहे हैं एक्साइटमेंट या उत्तेजना, ये उत्तेजना लो से लेकर हाई और फिर लो, और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं निष्पादन, यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। तो अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट लो है तो भी आपका निष्पादन लो रहेगा, और आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट हाई है तो भी इससे मिलाएं तो निष्पादन आपका लो ही रहेगा। आपका निष्पादन हाई कब होगा? जब आपके अंदर उत्तेजना क्या होगी? मीडियम, यानी मध्यम स्तर। और यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य बताए तो 4 आर्य सत्य में यही तो है ना कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निवारण होना चाहिए, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। और वो जो अष्टांगिक मार्ग है वो मध्यम मार्ग ही है, यानी आप अगर मीडियम रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लिस्ट के फर्स्ट में हो या लिस्ट के लास्ट में हो आपको परेशानी होगी, लेकिन आप मीडियम में हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही चीज यहां पर है, ये मीडियम उत्तेजना जो होती है वो हमारे काम को अच्छा बनाती है। इसलिए अभिप्रेरणा का हमें पॉजिटिव यूज करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में भी अपने आप को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवर हर चीज का नुकसान करता है। ओवर कोई भी चीज हो, ओवरडोज हर चीज का एक हमारे लिए एक लॉस की तरह काम करती है। आगे बढ़ते हैं। वाटसन का ये मानना है कि हमारे अंदर 3 प्रकार के मौलिक या प्राइमरी इमोशंस होते हैं। वो 3 संवेग होते हैं, भय, प्रेम और क्रोध। तो ऐसा अगर कभी प्रश्न आ जाए कि वाटसन ने कौन से संवेगों को प्राथमिक माना है या वाटसन द्वारा माने गए प्राथमिक संवेगों में शामिल नहीं है, तो याद रखना भय, प्रेम और क्रोध ये 3 इमोशन को उन्होंने प्रारंभिक या आप कह सकते हैं कि मौलिक माना है। ब्रिजेस का क्या मानना है? ये बहुत फेमस सिद्धांत है। ब्रिजेस का जो संवेगों का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? ब्रिजेस ने एक 1930 के दशक में एक सिद्धांत दिया जिनका ये मानना था, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों पर रिसर्च की और उस रिसर्च के परिणाम के आधार पर उन्होंने जो बताया वो क्या था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इमोशन आयु बढ़ने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के इमोशन को वो व्यक्त करने लग जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सिर्फ एक एक्साइटमेंट या एक सामान्य उत्तेजना होती है, जनरलाइज्ड सामान्य उत्तेजना होती है, और बाद में वो उन उत्तेजना को अलग अलग भागों में बांटने लग जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम जमीन में बीज डालते हैं वो बीज एक सामान्य उत्तेजना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें से एक इतना सा कुछ डंठल सा निकलता है, उसके बाद फिर उसी से आगे तना बन जाता है, अलग अलग पत्तियां निकल जाती हैं, अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं, फूल भी बनते हैं, फल भी बनते हैं, लेकिन जो बुनियाद है वो है सामान्य उत्तेजना। तो ब्रिजेस ने अपने शिशुओं के ऊपर उन्होंने कुछ उनका अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई मैं उसमें आ रहा हूं। बाकी ये तो कुछ चीजें तो आपके पढ़ने के लिए है कि भी आप इसको पढ़ें ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए। उन्होंने भावनात्मक विकास में विभेदन और एकीकरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की। विभेदन का मतलब होता है अलग अलग करना। तो जब बच्चे के अंदर सामान्य उत्तेजना होती है तो वो बाद में अलग अलग संवेगों का रूप ले लेती है, वही उत्तेजना अलग अलग संवेगों का रूप लेती है और बाद में बच्चा उन्हीं संवेगों का एकीकरण कर लेता है, यानी उनको आपस में कनेक्ट कर लेता है। ब्रिजेस का मानना है कि जो एक नियोनेट या न्यू बॉर्न जो इन्फेंट होता है उसके अंदर एक डिफ्यूज्ड एक्साइटमेंट होता है, विस्तृत, यानी वो सिर्फ एक्साइटमेंट दिखाता है, वो भी बिखरी हुई होती है। डिफ्यूज्ड का मतलब बिखरी हुई उत्तेजना होती है, और लेकिन जल्दी ये उत्तेजना
डिस्ट्रेस यानी संकट और आनंद में डिफरेंशिएट हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट लेने वाला हूं, आप देखना। 24 महीने की आयु तक यानी लगभग 2 साल का जब बच्चा होता है वो 11 प्रकार के इमोशंस को शो करने लग जाता है या उनको अलग अलग दिखाने लग जाता है। और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में तो और अधिक इमोशंस आ जाते हैं बच्चे के अंदर। ब्रिजेस का क्या मानना है, आगे चलते हैं। ब्रिजेस का ये मानना है, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और इस पे प्रश्न भी आया है, कि विकास के साथ साथ यानी जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है जो संवेग होते हैं अपना स्वरूप या अपना जो फॉर्म है वो बदलते हैं और उनमें तेजी से जटिल और संगठित व्यवहारों का एकीकरण होता है। यानी वो कई सारे इमोशंस को आपस में जोड़ लेते हैं या कनेक्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जो ब्रिजेस ने दिया है अपनी किताब में, 3 माह का शिशु जो है वो क्रोध का वर्णन करेगा चीखने और पैर पटकने से। ब्रिजेस ने अपनी पुस्तक, मैंने पढ़ी है पुस्तक, उसमें लिखा है कि जब 3 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, 3 महीने के बच्चे को जब गुस्सा आता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है और पैर पटकता है। लेकिन जब वही बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो अधिक टारगेटेड व्यवहार दिखाता है। टारगेटेड का मतलब जैसे अगर उसको गुस्सा आ रहा है मम्मी पे तो वो मम्मी को ऐसे मार रहा है, अगर उसको खिलौने पे गुस्सा आ रहा है तो खिलौने को उठा के पटक रहा है। यानी अब उसके जो संवेग होते हैं वो ज्यादा टारगेटेड हो गए, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब समझ लीजिए, पहले तो वो सामान्य प्रतिक्रिया कर रहा है लेकिन बाद में वो स्पेसिफिक कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्थूल से सूक्ष्म जैसे होता है गामक विकास, वैसे इमोशनल डेवलपमेंट में भी जो बच्चा है वो आयु बढ़ने के साथ अपने व्यवहारों को और अधिक जटिल करने लग जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने दिल थाम के बैठिए और एक महत्वपूर्ण टेबल आप लोगों के सामने ले रहा हूं। छोटी सी टेबल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये स्थिति है एक्साइटमेंट। ये एक ग्राफ है जो मैंने बुक में भी दिया है। जब बच्चे का जन्म होता है उसमें सिर्फ उत्तेजना होती, ये जन्म का समय है। लेकिन जैसे ही वो 3 माह की आयु तक आता है ये उत्तेजना डिस्ट्रेस और आनंद यानी संकट और आनंद, यानी एक तरफ आप कह सकते हैं पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड हो गई। अब ये आनंद तो है पॉजिटिव इमोशंस और ये डिस्ट्रेस है नेगेटिव इमोशंस। ये 3 महीने में बच्चा दोनों को दिखाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अगले 3 महीने यानी 6 महीने के बाद यही डिस्ट्रेस यानी संकट, क्रोध, घृणा और भय में बदल जाता है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितने माह का शिशु सर्वप्रथम आनंद और संकट को बताने लग जाता है, तो 3 माह। लेकिन कितने माह का शिशु भय, घृणा, क्रोध को दर्शाने लग जाता है, तो आपका जवाब आएगा 6 माह। यानी 6 माह का बच्चा क्रोध को दर्शाने लग जाता है। लेकिन और आगे चले तो 12 माह का शिशु जो होता है उसमें ये जो आनंद की अनुभूति है वो फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आनंद का आनंद तो है ही, उसमें उल्लास और स्नेह है, ये तीनों बातें इसके अंदर आ जाती है। और इधर की तरफ चले तो ये 4 के 4 जो इमोशन जो नेगेटिव हैं वो बने रहते हैं 12 माह की आयु तक। लेकिन जैसे ही हम वहां से आगे बढ़ते हैं और 18 माह से 2 साल तक आते हैं, मैं लिस्ट को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। 12 माह तक का तो हमने देख लिया था। अब जब जैसे ही वो बच्चा लगभग 18 माह का होता है उसका जो स्नेह है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, अपने से छोटों के लिए अलग और अपने से बड़ों के लिए अलग। बाकी उल्लास और आनंद वो के वो रहते हैं। लेकिन ये जो संकट है इसमें अब ईर्ष्या आ गई। इतनी देर ईर्ष्या नहीं थी, तो ईर्ष्या का अनुभव बच्चे कब करने लग जाते हैं ब्रिजेज के अनुसार, तो 18 माह के बच्चे जो होते हैं वो ईर्ष्या का अनुभव करने लग जाते हैं। और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है 11 संवेग आ जाते हैं इसमें स्नेह छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, उल्लास सेम टू सेम है। लेकिन आनंद अब 2 भागों में बट गया, आनंद और हर्ष यानी जॉय में आ गया। बाकी जो इमोशन है वो नेगेटिव वाले सेम टू सेम है। तब हम कह सकते हैं कि जन्म के समय जिस बच्चे में सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना थी, 2 साल का बच्चा होते होते उसके अंदर 11 प्रकार के इमोशंस जो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक उत्तेजना है।
तो इस प्रकार जो ब्रिजेस है उन्होंने संवेगों का आयु बढ़ने के साथ जो वर्गीकरण है वो डिस्कस किया है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आ रहा हूं और वो है विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का और संवेगों का सिद्धांत। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। जो मूल प्रवृत्ति होती है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंस्टिंक्ट, और इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो वाकई में जन्मजात होते हैं। पशुओं का जितना भी व्यवहार होता है वो इंस्टिंक्चुअल होता है। इंस्टिंक्चुअल का मतलब, अब जैसे पशु है, आप गाय है, आपके पास गाय है, आप उस गाय को 5 साल तक चरा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, कभी गुस्सा आ गया उठा के पटक देगी, बिल्कुल उठा के पटक देगी, क्योंकि पशुओं का व्यवहार इंस्टिंक्चुअल होता है। एक बकरी को आप अनाज के कमरे में घुसा दो, इतना अनाज खाएगी कि उसको चाहे मरना पड़े, मर जाए भले ही, लेकिन खाना नहीं छोड़ेगी। इंस्टिंक्चुअल है। लेकिन आपको और हमको अगर कोई मिठाई की दुकान में बंद कर दे कि भी 2 घंटे फ्री हो, तो उतना ही खाएंगे जितना हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए पर्याप्त है। हम उतना नहीं खाएंगे कि हमें मरना पड़े। क्यों? क्योंकि हम उन मूल प्रवृत्तियों में संशोधन कर देते हैं, क्योंकि हम लॉजिकली चलने वाले तार्किक जीव हैं। यही जो तर्क है ना, ये हमारी इन मूल प्रवृत्तियों को और अधिक शुद्ध कर देता है। यही फर्क होता है मनुष्य में और अन्य जानवरों में, कि मनुष्य तर्क के साथ चलता है। विलियम मैकडूगल ने ये जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, उससे संबंधित 14 प्रकार के संवेग भी बताए हैं। और ग्रेड 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आप सारे देख लीजिएगा। इन दोनों के मिलान वाले सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। कौन सा मिलान सही है या कौन सा मिलान गलत है। अब हम पहले इन 14 प्रकार के इमोशंस का और इंस्टिंक्ट्स का मिलान देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहला है युयुत्सा। युयुत्सा को बोलते हैं कॉम्बैट, यानी युद्ध करने की इच्छा। इसको युद्ध प्रियता भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम कई बार हिंदी में आ जाता है युद्ध प्रियता, यानी युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। तो ये जो युद्ध करने की इच्छा जो होती है हमारे अंदर, इससे जुड़ा हुआ जो इमोशन होता है वो होता है क्रोध या एंगर। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध करने की इच्छा क्रोध को जन्म देती है, या जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब वह युद्ध करने की इच्छा करता है। आपस में कनेक्टेड है। दूसरा जो मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, वो है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना या प्रतिकर्षित होना। जैसे आप किसी चीज से दूर भाग रहे हैं तो रिपल्स हो रहे हैं। एक तो होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्सन। तो अट्रैक्शन का, आकर्षण का विलोम है प्रतिकर्षण या निवृत्ति। और इससे जुड़ा हुआ जो इमोशन होता है वो होता है घृणा या डिस्गस्ट, यानी कोई चीज बहुत, हमें उस चीज से नफरत है, देखना नहीं चाहते, तब हम उससे प्रतिकर्षित होते हैं। तीसरा, और आगे की टेबल हम नेक्स्ट पार्ट में ले रहे हैं, अभी बस कुछ ही समय में ये पार्ट हमारा पूरा होने वाला है, तो आगे देखते हैं। तीसरा जो मूल प्रवृत्ति में आता है वो है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी या जानने की इच्छा। और ये जो जानने की इच्छा है, इससे संबंधित जो संवेग होता है वो होता है आश्चर्य, यानी वंडर। जब हम किसी चीज से आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम जानने की इच्छा करते हैं, या जानने की इच्छा को बताने के लिए आश्चर्य वर्ड यूज होता है। अगला है विनम्रता या अधीनता, यानी किसी को हम सबमिट कर दें। सबमिट करने का मतलब है किसी के शरण में हम लोग चले जाएं। ये इसको शरणागति के लिए, हालांकि हम अपील वर्ड यूज करते हैं, यहां सबमिशन का मतलब होता है किसी के आगे घुटने टेक देना। तो इससे जो जुड़ा हुआ जो इमोशन है वो है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, यानी स्वयं के प्रति जब हमारे नकारात्मक भाव होते हैं तब हम दूसरों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारे देश में करने की कोशिश की गई। जब अंग्रेज आए, जब मैकाले आया, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें हमें ये फील करवा दिया गया कि आप लोग इंफीरियर हैं,
आप लोग डाउन हैं, आप लोगों का। अब जब हम अपने ही हमारी संस्कृति या हमारी कल्चर के प्रति जब हमारे अंदर नकारात्मक भाव आ जाएगा, तब हम आसानी से दूसरों की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। यही चीज उन्होंने की हमारे साथ। अगला आता है भोजनान्वेषण यानी फूड सीकिंग। कोई जानवर कभी भी देखना आप, पक्षी सुबह उड़ते हैं तो बस चारों तरफ उनकी नजर रहती है कहां कुछ खाने को मिल जाए। घर में चूहा आता है तो पूरे घर में घूमता है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। पशु जब सुबह घर से निकलते हैं तो चारों तरफ खेतों में घूमते हैं कुछ खाने को मिल जाए। और इससे जुड़ा हुआ जो इमोशन होता है वो होता है हमारी भूख या हमारा एपेटाइट या हमारी कुछ खाने की इच्छा कि कुछ मिल जाए, कुछ खा लें। अगली जो मूल प्रवृत्ति है वो है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति पशु में या मनुष्य में सब में समान रूप से पाई जाती है और इससे संबंधित जो संवेग होता है वो होता है कामुकता यानी लस्ट। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पशुओं में इस प्रवृत्ति के लिए उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता। अब वो चाहे कहीं हो, दिन रात, समय, घर बाहर, खेत, कहीं। लेकिन मनुष्य के लिए हमारे समाज ने, हमारी संस्कृतियों ने कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए गए हैं। बस मनुष्य में और पशुओं में इतना ही फर्क होता है कि मनुष्य कुछ नियमों में बंधा हुआ होता है और वह इस प्रवृत्ति का उसी प्रकार से सामना करता है। अब जो इसका सामना नहीं कर पाते हैं या जो पशु तुल्य व्यवहार करते हैं, हम उन्हें बिना पूंछ का जानवर ही कह सकते हैं, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते। अगला है पुत्र कामना यानी पेरेंटल। जब हम संतान की कामना करते हैं या आप कह सकते हैं संतान पालन भी कह सकते हैं। क्यों एक माँ जो होती है या एक पिता जो होते हैं वो अपने संतान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, और उससे संबंधित जो संवेग होता है वो होता है टेंडर इमोशन या हमारा वात्सल्य भाव कि यह हमारी संतान है, हमें इसका पालन पोषण करना है। अगला है सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब होता है समूह में रहने की इच्छा। कभी भी देखना, भेड़िए भी झुंड में रहते हैं, हाथी भी झुंड में रहते हैं, बहुत सारे, यहां तक कि मनुष्य भी अकेला रहना नहीं चाहता। वो दूसरों के साथ, समाज या परिवार या किसी बड़े समूह के साथ जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि वो उसको एक चीज परेशान करती है और वो है उसका अकेलापन। वो अकेला नहीं रहना चाहता और इस एकाकीपन की भावना के कारण ही वो समूह में रहना पसंद करता है। अगला आता है पलायन। पलायन का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ जाना, वहां से दूर चले जाना, निकल जाना। और पलायन व्यक्ति तब करता है जब वो भयभीत होता है या उसके अंदर भय का संवेग होता है। भय आपको पलायन करवाता है। अभी आप देख लीजिए, जब SIR प्रकरण चालू हुआ तो बहुत सारे लोगों में, खास तौर पे जो हमारा बॉर्डर एरिया है, जो बंगाल वाला है, जो आपके बांग्लादेश की बॉर्डर वाला एरिया लगता है, वहां बहुत सारे लोगों को लगा कि SIR में अगर कुछ ऐसा हो गया तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। भाग गए बहुत सारे लोग। ये सिर्फ भय के कारण होता है। अगला है शरणागति। किसी की शरण में चले जाना, अपने आप को कुछ नहीं मानना, दूसरों की शरण में चले जाना। और इससे संबंधित जो संवेग होता है वो तनाव या संकट होता है। यानी जब हम संकट में होते हैं, आप देख लो ना, कहते हैं कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसको भगवान याद आते हैं। वो भगवान इसलिए याद आते हैं क्योंकि उसको लगता है कि इस संकट का निवारण कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तब हम बोलते हैं कि आया तेरी शरण में। तो तेरी शरण में आया, इसका मतलब क्या है कि हम एक कैसे संकट से या तनाव से गुजर रहे हैं और अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो या आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगला होता है सेल्फ एसेप्शन यानी आत्मगौरव। अपने ऊपर गौरव महसूस करना या अपने ऊपर एक प्रकार से अभिमान रखना या अपने आप को बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छा मानना, इससे संबंधित जो संवेग होता है सकारात्मक आत्मभाव या पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। जब हम अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग रखते हैं तब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग रखते हैं वो दूसरों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। याद रखना, सृजनात्मकता यानी हर व्यक्ति कुछ सृजन करना चाहता है, कुछ नया बनाना चाहता है, ये मूल प्रवृत्ति है। और इससे संबंधित जो संवेग है वो भी है सृजन की भावना या कुछ करने की इच्छा, जैसे कि मैं कुछ करूं। संग्रह की प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। बाल्यावस्था को भी संग्रह प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं में भी संग्रह की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। मुझे पूरा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने कहीं सुना था कि जब जयललिता जी जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके घर पे जब छापा पड़ा तो कई हजारों साड़ियां और हजारों सैंडल की जोड़ी मिली। आप अगर अपने जैसे घर पे भी देखें तो मतलब बुरा मत मानना, लेकिन
एक संग्रह की प्रवृत्ति होती है। जैसे अगर डब्बे है तो मतलब डब्बों के भी 10 प्रकार के सेट होने चाहिए, हर सेट में 4 या 6 डब्बे होने चाहिए, मतलब बहुत कुछ इकट्ठा करना। साड़ियां से 3 अलमारी भरी हुई है, फिर भी ये लगना कि एक और ले लें। ये संग्रह क्यों करता है? कोई व्यक्ति धन का संग्रह करता है, कोई किताबों का संग्रह करता है, कोई ज्ञान का संग्रह करता है, कोई बर्तनों का संग्रह करता है, कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहता है, बच्चे कंचे इकट्ठे करना चाहते हैं। क्यों? इस संग्रह की प्रवृत्ति का मेन कारण होता है कि हम चाहते हैं कि इसकी मिल्कियत हमारे पास है। वी आर द ऑनर। तो ये जो ऑनरशिप की जो भावना होती है, जो स्वामित्व की भावना होती है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये जो भावना होती है ये हमें संग्रह करवाती है। और लास्ट मूल प्रवृत्ति है ह्रास यानी लाफ्टर। जो हास है या जो लाफ्टर है यानी हम हंसना चाहते हैं, इससे संबंधित जो इमोशन होता है वो होता है अम्यूजमेंट यानी आमोद। तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी आया है, मिलान करने वाला भी आया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति है, कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो इमोशनल डेवलपमेंट का ये लगभग आधे से ज्यादा पार्ट हम इस वीडियो में हमने कवर किया। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी लेकर आता हूं। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।